नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर, जहां बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। यूपीसीएल बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। आज बोर्ड विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजेगा, जहां बिजली दरों पर विद्युत नियामक आयोग अंतिम फैसला लेगा। कमर्शियल में 7 से 8% बिजली दरें बढ़ सकती हैं, तो वहीं घरेलू दरों में 5% की बढ़ोतरी संभव है। बड़ी खबर, यूपीसीएल बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। बिजली की दरों में अब बढ़ोतरी की संभावना है, जहां आज बोर्ड विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा और बिजली की दरों पर विद्युत नियामक आयोग ही आखिरी फैसला लेगा। देखना होगा क्या बिजली की दरें बढ़ती हैं या नहीं, और अगर बढ़ती हैं तो इसमें संभावना इस बात की है कि कमर्शियल में 7 से 8% बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, तो वहीं घरेलू दरों में 5% की बढ़ोतरी संभावित है। अब देखना होगा कि प्रस्ताव पास होने के बाद अंतिम फैसला बोर्ड विद्युत नियामक आयोग के पास जो प्रस्ताव भेजा गया है उसका क्या लिया जाता है। घरेलू दरों में और साथ ही कमर्शियल बिजली की जो दरें हैं उसमें कितने फीसदी बढ़ोतरी की जाती है। संभावना है कि बढ़ोतरी होगी और इसका असर कमर्शियल और घरेलू दरों दोनों पर ही पड़ सकता है। 5% घरेलू दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, जो प्रस्ताव है वो पास हो चुका है, अब कब तक इंतजार करना होगा, कब तक मोहर लग सकती है? पहले ये बताएं कि क्या दरें बढ़ सकती हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए, बिजली की दरों को बढ़ाने की अगर बात की जाए तो विद्युत नियामक आयोग को उसके पास इसका अधिकार है कि वो दरों को बढ़ाता है या नहीं। यूपीसीएल की बात करें तो वो सिर्फ एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस बार कमर्शियल की बात करें तो 7% जो है इसमें बढ़ाने की बात हुई है, और जो घरेलू जो उपभोक्ता है उनको 5% इसमें इजाफा किया जा सकता है। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से आज प्रस्ताव दिया गया है, विद्युत नियामक आयोग ही इस पर आगे अभी निर्णय लेगा कितने वृद्धि करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो तीसरी बार ये प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि अगर बिजली महंगी होती है तो तीसरी बार एक साल के भीतर लोगों को जो उपभोक्ता है बिजली के, उनको महंगाई का ही झटका जरूर लग सकता है। इसको देखना हुआ, हालांकि क्योंकि लगातार यूपीसीएल ये बात कह रहा है कि जो इस बार विद्युत बाहर से खरीदनी पड़ी थी, गैस और कोयले की जो इस बार थोड़ी खपत नहीं हो पाई थी, इस वजह से काफी घाटा यूपीसीएल को हुआ है, और यही वजह है कि इस बार फिर से दाम बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव आज विद्युत नियामक आयोग में दिया जा रहा है। ठीक, रवि, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल इंतजार करना होगा कि क्या इस पर कोई फैसला दरें बढ़ाने को लेकर किया जाता है या नहीं। बढ़ेंगे आगे। अब खबर बड़कोट से, जहां जंगलों की आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग से जंगल धधक रहे हैं। मोरही तहसील के चिवा गांव के पास जंगलों में आग लगी हुई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से वन्य जीवों को भी खतरा बना हुआ है, साथ ही वन संपत्ति भी जलकर खाक हो रही है। अभी तक जहां सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि आग की भेंट चढ़ चुकी है और अभी भी जंगलों में आग धधक रही है। और नितिन चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आग बढ़ती जा रही है। पहले बताएं कि क्या वन विभाग इस पर चिंतित है, कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आग बुझाने के? देखिए अनु, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये पूरी जो तस्वीर है ये टॉस वन प्रभाग के कोसीघाट रेंज के अंतर्गत जो है एक चीवा गांव है, चीवा गांव के पास की पूरी घटना है। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये हिमाचल और उत्तरकाशी के बिल्कुल बॉर्डर पर है। और जहाँ तक बात रही वन विभाग की, तो वन विभाग की कोई मुस्तैदी यहाँ पे नहीं देखी जा रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि चीवा गांव के जो जंगल हैं वो आग के आगोश में है। यानी कि पहले बहुत कम आग वहाँ पे देखी गई थी, लेकिन जिस तरीके से रात की और सुबह की जो तस्वीरें जो सामने आई, वो वास्तव में जो है कहीं ना कहीं जो वन विभाग की जो संपत्ति है वो तो नुकसान हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त जो जंगली जानवर है, जंगली जानवर जिस तरीके से ठंड के मौसम में निचले क्षेत्रों में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जान के साथ भी एक खिलवाड़ है। और वन विभाग की जो मुस्तैदी है वो कहीं इसमें दिखती नजर नहीं आ रही। अनु, नितिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे, जहां जोशीमठ में गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। मांगों को लेकर वे धरने पर बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
जोशीमठ से तस्वीरें। जोशीमठ में गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। कार्य नहीं हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं कर्मचारी। साफ तौर पर इनकी ओर से कहा गया है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसे में साफ तौर पर काम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। को 20-20, 25-25 वर्ष हो गए हैं और अभी तक नियमित नहीं हुए हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सचिव महोदय सभी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण कर्मचारियों में रोष भी था। उधर सरकार के ही 3 मंत्री इन दिनों सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कभी मंत्रियों के बयान तो कभी उनकी कार्यशैली पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तमाम आयामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। घोटाले के सूत्रधार से मंत्री हैं, तो मंत्री जी ने उल्टा डांट के, अनऑफिशियली डांट के उस फाइल को वापस किया। सबसे पारदर्शी नीति हमारे राज्य में होती है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, मंत्री मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मान कहाँ रहे। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कार्यशैली से लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार के ही कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो विपक्ष के निशाने पर हैं। सहकारी बैंकों में हुई भर्ती के मामले में कार्रवाई न होने पर कांग्रेस कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर हमलावर है। मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें। वैसे तो सबसे पारदर्शी नीति हमारे राज्य में होती है, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सहकारिता मंत्री जी के पद पर रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी के पद पर रहते हुए इन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निष्पक्ष जांच होने के लिए आवश्यक है कि इन दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए और जांच को शीघ्र गति देते हुए दोषियों को सजा दी जाए। धामी कैबिनेट के 3 मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। यही वजह है कि विपक्ष इसे तूल दे रहा है। आप मंत्रियों के विज्ञापन देख लीजिए, विभागीय विज्ञापन आते हैं। सतपाल महाराज जी का विज्ञापन देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो विभागीय विज्ञापन है उसको देख लीजिए, धन सिंह रावत जी का देख लीजिए और सौरभ बगुणा जी का देख लीजिए। जब वो मुख्यमंत्री का फोटो लगाने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आश्वासन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री को तो क्या करेंगे? मंत्रियों का कोई भरोसा नहीं हो क्या करने का। कुछ लोगों के द्वारा जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो उनसे अपेक्षित नहीं है, तो हमारा मानना ये है कि हम सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करते रहें और जो प्रदेश के विकास के हमारे लक्ष्य हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम मिलजुल करके अपने कदम बढ़ाते रहें। सियासत के जानकार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मंत्रियों के बयान और उनकी कार्यशैली सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अब बात विकास की बात पर वार पलटवार की। पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हरीश रावत ने वित्तीय प्रबंधन के लिए अमेरिका की मैकेंजी ग्लोबल कंपनी की मदद लेने पर तंज कसा है। यदि आप प्राइमरी स्कूल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हेडमास्टर बना करके भेज दोगे तो उसका फेल होना तो बिल्कुल पहले दिन ही निश्चित है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के अंदर अपार संभावनाएं हैं और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में ले जाना चाहते हैं। उसकी हम उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और कंपनी की भी सलाह लेंगे, उनको भी ला रहे हैं।
पिथौरागढ़ में इस साल के भीतर ही अलग अलग मामलों में लोगों से 33 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। पुलिस की तरफ से 140 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 42 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है। पिथौरागढ़ जिले में सबसे ज्यादा केस साइबर ठगी और इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़े मामलों में ठगी के हुए हैं। पिथौरागढ़ जिला है जिसमें सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए। हालांकि पुलिस की तरफ से कई मामले सुलझाए गए हैं। इसमें साइबर क्राइम की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, जहां इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़े मामलों में भी काफी लोगों से ठगी हुई है। ऑनलाइन ठगी और जो फ्रॉड्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में काफ़ी हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। जिले भर में इस वर्ष 140 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 82 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुल अभी तक जो हमारा अनुमान है 33 करोड़ की इसमें जो धोखाधड़ी है उसका अनुमान हमने लगाया हुआ है और कुल 42 लाख की धनराशि भी इसमें वापस करवाई गई है। और अब बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने पर निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिए गए हैं। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम में निर्माण सामग्री पहुंचाई गई है। केदारनाथ धाम में इन दिनों मास्टर प्लान के तहत दूसरे चरण में काम चल रहा है। दूसरे चरण में आस्था पथ, मंदाकिनी और सरस्वती नदी के तट पर घाट निर्माण, चिकित्सालय निर्माण जैसे जरूरी कार्य हो रहे हैं। कुमायूं के डीआईजी के निर्देश पर अब पुलिस भी रात्रि चौपाल लगाने जा रही है। जनता की समस्याएं सुनने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस चौपाल लगाने की तैयारी हो रही है। दरअसल कई बार लोग पुलिस के पास आते हुए डरते हैं, मगर अब पुलिस ही लोगों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे निर्देश है कि जो है पुलिस जनता के बीच जाए, उनकी समस्याएं डायरेक्ट रूबरू हो, तो जो है कि फिरियादी जो है वो थाना चौकी में आए और जो है अपनी बात कहे। इससे अच्छा जो है पुलिस ही जनता के गांव तक, घरों तक जाए और जो है उनकी समस्याएं। वहीं काशीपुर में पुलिस की तरफ से चौपाल लगाई गई। प्रतापपुर गांव से इसकी शुरुआत की गई। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जनता चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही पुलिस कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर रामनगर से मिल रही है, जहां ग्रामीणों ने किया है कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर का घेराव। गर्जिया जोन को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। ढिकाला जोन के एंट्री गेट से धनगढ़ी के आसपास 400 मीटर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ग्रामीणों ने यहां अपनी मांगे उठाई। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको दे दें, गाजीपुर से, जहां गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का ये बड़ा फैसला, दोपहर 2 बजे सजा का ऐलान होगा। मुख्तार पर 1996 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला। मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर दोष सिद्ध हो गया है। दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस की। 2 बजे अब सजा का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ है, जहां गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला है और दोषी करार होने के बाद अब सजा का इंतजार है। दोपहर 2 बजे सजा का ऐलान होगा। मुख्तार पर 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार अंसारी और भीम सिंह 2 लोगों पर दोष सिद्धि हो चुकी है। दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस की, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से दोषी पाया गया है और 2 बजे सजा का ऐलान इस मामले में हो जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसमें दोष सिद्धि हुई है। 1996 में ये गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। और अनिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनिल, सबसे पहले इस केस की डिटेल्स दें और उसके बाद 2 बजे सजा का ऐलान होना है, इस पर भी अपडेट दें। जी बता दें कि ये मामला जो है 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है दर्ज हुआ था और इस मामले में वाराणसी में अवधेश राय का हत्या और गाजीपुर में एडिशनल एसपी उदय शंकर जायसवाल पर हमला को लेकर सहित और दो तीन मामले थे, जिसको लेकर गैंगस्टर एक्ट में ये मामला चल रहा था और लगातार इस पर बहस और जीरा चल रही थी। और पिछले 25 नवंबर को ही इस पर फैसला आना था, लेकिन तत्कालीन जो उस समय के जो कोर्ट के जज थे उनका ट्रांसफर हो गया, जो और ट्रांसफर होने के बाद
फिर से कुछ दिनों जो है मामले का फिर से गवाही हुआ और इसके बाद जो है आज की डेट नियत की गई थी फैसले के लिए। और अभी जो है लगभग 1 बजे के आसपास अभी दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया है कि हाँ, मुख्तार अंसारी और भीम सिंह ये दोनों लोगों को जो है दोष सिद्ध हो चुका है और 2 बजे जो है तत्कालीन जो कोर्ट के जो जज हैं वो इस पर फैसला सुनाएंगे। जी अनिल, क्या वकीलों से और जो विशेषज्ञ हैं कानून के उनसे बात हुई? किस तरह की सजा इसमें हो सकती है? कितनी लंबी सजा हो सकती है? देखिए, अभी जो हमारे दोनों पक्षों के वकीलों से वार्ता हुई है उन लोगों का ये कहना है कि हाँ, सजा तो हो सकती है, लेकिन ये सजा कितनी होगी इस बारे में अभी वो लोग खुद कंफर्म नहीं है, इसलिए अभी कुछ कह पाना उचित नहीं है। ठीक, शुक्रिया जानकारी के लिए अनिल। तो 2 बजे अब सजा का ऐलान होगा, इसका इंतजार करना होगा। दोष सिद्धि हो चुकी है, दोषी करार दे दिया गया है, अब सजा का ऐलान होना बाकी है। बढ़ेंगे आगे। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का एक्शन देखने को मिला। रबुपुरा कोतवाल को फोन पर ही सस्पेंड कर दिया। लापरवाही को लेकर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला पुलिसकर्मी से लूट के मामले में एक्शन लिया गया है। बदमाश ने ड्यूटी पर जाते वक्त महिला सिपाही से बदसलूकी की थी, लेकिन इसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई थी। इस पर यह एक्शन लिया है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक्शन लिया। रबुपुरा कोतवाल को फोन पर सस्पेंड कर दिया। लापरवाही बरती गई थी, केस दर्ज नहीं हुआ था, जिस पर यह एक्शन। ये एक्सक्यूज कोई एक्सक्यूज नहीं है और मैं आप केसों को सस्पेंड करूँगी। ये ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। रविंद्र जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रविंद्र, किस तरह फोन पर ही सस्पेंशन हो गया, ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मामला है, महिला पुलिसकर्मी से लूट हो जाती है और फिर उन्हीं की कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती। देखिए अनु, ये बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरह से जनपद में पुलिस कमिश्नरेट यहाँ पर लगाया गया था कि पुलिस यहाँ पर जो आमजन की पूरी तरीके से सुरक्षा करेगी, अब ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब महिला पुलिस ही जब सुरक्षित नहीं है कमिश्नरेट में, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ के जो आमजन है वो किस तरह से सुरक्षित होंगे। महिला के साथ एक हादसा होता है, महिला अपनी ड्यूटी के लिए जो रबुपुरा कोतवाली जा रही होती है, उसी दौरान उनको रोक लिया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है और उनका मोबाइल लूट लिया जाता है। और जो महिला जो उसी थाने में तैनात है, ये पुलिस से शिकायत करती हैं अपने थाने में शिकायत कर, लेकिन उनका मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता। उन्होंने जो आला कमान जो पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की और वहां तक बात पहुंची, उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो फोन पर ही जो है कोतवाल को फटकार लगाई और उन्होंने सस्पेंड कर दिया है कोतवाल को। रविंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट की शुरुआत हो गई है। फिलहाल यहां मशीनों के साथ ही 5 बेड भी लगाए गए हैं और एक डॉक्टर की तैनाती की गई है। अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट की शुरुआत से स्थानीय लोगों के साथ ही 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा होगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जिसे देखते हुए उत्तरकाशी में पशुपालन विभाग की तरफ से लंपी वायरस के लिए टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिले में 52,735 पशुओं को लंपी वायरस का टीका लगाया जा चुका है। जिले में लंपी वायरस की वजह से 60 पशुओं की मौत हो चुकी है। पर अल्मोड़ा पुलिस ने जरूरतमंद लोगों के लिए नई पहल की है, जहां पुलिस की तरफ से अम्मा की अलमारी की शुरुआत की गई है। इस अलमारी से जरूरतमंद लोग कपड़े ले सकते हैं, जबकि जिन लोगों के पास घर में उनकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा कपड़े हैं या फिर वे कपड़े किसी काम के नहीं हैं, वे यहाँ पर उन्हें रख सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं और जरूरतमंद लोग यहाँ से उन कपड़ों को ले सकते हैं। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बने पौराणिक सती घाट पर इन दिनों गंदगी जमा है। नगर निगम और यूपी सिंचाई विभाग दोनों ही घाट की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे घाट पर पूजा अर्चना करने वाले पुरोहित नाराज हैं। यात्रियों और स्थानीय श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। काफ़ी अथक प्रयास के बाद अधिकारियों से वार्तालाप करके तो गंगा जी का प्रवाह शुरू हुआ। इस बीच इसकी जो सफाई व्यवस्था ये देखिएगा, सफाई व्यवस्था होने के बाद भी इतने दिन हो गए, आज तक ये कूड़ा निरंतर यहीं पर पड़ा हुआ है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखना होगा कब तक घाटों पर साफ सफाई का कार्य किया जाता है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।